हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 24 और आपका यहाँ से जो चैप्टर नंबर 5 है मनी, ये आपका कंटिन्यूशन में चल रहा है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, जब आप ये फंक्शंस धीरे धीरे पढ़ते हुए, जब आप फंक्शंस ये पूरे पढ़ लेंगे लास्ट में जाते हुए, तो लास्ट में जाकर फिर आपको एक फ़ंक्शन की डेफिनेशन में आपको दिखाऊंगा। तो आप ये देखेंगे कि जो हमने मनी के फंक्शंस पढ़े, ठीक है, ये वही फंक्शंस हैं जो उसकी डेफिनेशन को बता रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन मनी की और मनी के जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर है, तो फंक्शन से ही मनी की डेफिनेशन बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ मनी, फिर उसके बाद में हम डेफिनेशन पढ़ेंगे इन्हीं फंक्शंस को रिलेट करते हुए। तो जितने भी मनी के फंक्शंस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइमरी फंक्शन और एक है सेकेंडरी फंक्शन। तो चलिए प्राइमरी फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन है ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जैसे बार्टर सिस्टम में आप लोगों को एक गुड्स देकर दूसरी गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता था, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और उसमें एक लिमिटेशन होती थी डबल कोइंसिडेंस की। डबल कोइंसिडेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको चाहिए और जो चीज़ सामने वाले को चाहिए, ठीक है, आप दोनों के पास एक दूसरे की चीज़ें नहीं होती थी बार्टर सिस्टम में। जैसे मान लीजिए कि बार्टर सिस्टम में मान लीजिए आप हो, आपको पल्सेस चाहिए, सामने वाले को गेहूँ चाहिए। ठीक है, आपके पास गेहूँ नहीं है, सामने वाले के पास पल्सेस नहीं है, तो इसका मतलब आप दोनों की नीड पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन अब मनी के दौर में यहाँ पर जो मनी सिस्टम चल रहा है, पेपर करेंसी चल रही है, ठीक है, जो आपका ये अब दौर चल रहा है मनी का, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आप जो मर्जी चाहे चीज़ एक्सचेंज करना कर सकते हैं। आप पैसा देकर जो चीज़ खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, यहाँ पर डबल कॉन्फिडेंस की कोई बात ही नहीं है। आप अपना पैसा दें, जो चीज़ आपको पसंद है वो ले लें। सामने वाला जब आपसे पैसे ले लेता है, फिर वो उसी पैसे से आगे दोबारा से वो चीज़ें परचेज़ करता है जो आपको देनी होती हैं। इसका मतलब मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी गुड्स और सर्विसेज हमारे मार्केट में, हमारी सोसाइटी में अवेलेबल हैं, वो मनी के बेसिस पर आप उन्हें खरीद सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। एक्सचेंज का मतलब ले सकते हो। ठीक है, आप वो गुड्स लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी किसको देती है, होलसेलर को। होलसेलर कंपनी को क्या देता है, पैसा। होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को। रिटेलर होलसेलर को क्या देता है, पैसा। इसका मतलब पैसे के बदले में हम गुड्स का एक्सचेंज आसानी से कर सकते हैं, जो गुड्स हम लेना चाहें। तो इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी की एक क्वालिटी और होती है कि वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि मनी को कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप किसी से कोई चीज़ लेने जा रहे हो, आप उसे पैसे दे दो, वो पैसा ले लेगा। उस पैसे की वैल्यू जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी ही उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो हर कोई मनी को एक्सेप्ट कर लेता है। पहले क्या होता था कि आप किसी से गुड्स एक्सचेंज करते थे तो सामने वाला कई बार मना कर देता कि मुझे ये वाली गुड्स नहीं चाहिए, मेरे लिए ये गुड्स काम की नहीं है। तो बार्टर सिस्टम में ये बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। आप पैसा दीजिए और उस पैसे से वो जो चाहे कोई भी सामान खरीद सकता है। आपने जिसको पैसे दिए, आप उससे सामान लिया, अब उस पैसे का वो आगे क्या करता है, उसके लिए वो पैसा उतनी इंपॉर्टेंट है, वो आगे जो कुछ करे उस पैसे का। तो इस तरीके से इट हैज़ रिमूव द डिफ़िकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। जैसा कि हमने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था, क्लास नंबर 23 में हमने पढ़ा था बार्टर सिस्टम के अंडर में, कि डबल कॉन्सिडेंस की प्रॉब्लम बहुत होती थी। जो सामान आपको चाहिए, मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए को जो सामान चाहिए और बी को जो सामान चाहिए वो आप दोनों के पास है ही नहीं। इसका मतलब दोनों की नीड्स जो है वो अधूरी रह जाएंगी। ठीक है, तो डबल कॉन्सिडेंस का मतलब होता है जब दोनों लोगों को आपस में कोई भी गुड्स एक्सचेंज करनी होती थी, लेकिन गुड्स एक्सचेंज तभी करेंगे जब एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होंगी। अब दोनों के पास वो गुड्स हैं जो दोनों को नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ए के पास है चावल, बी के पास है दाल। ए को दाल नहीं चाहिए, बी को चावल नहीं चाहिए। अब करें क्या, दोनों की नीड पूरी नहीं हो रही। ए जो चाह रहा है वेजिटेबल, बी चाह रहा है आपका क्लॉथ, तो दोनों के पास ना तो दोनों के पास वेजिटेबल है, ना दोनों के पास क्लॉथ है, तो डबल कोइंसिडेंस हो गया। तो इट हैज़ रिमूव द डिफ़िकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड इनकन्वीनियंस एसोसिएटेड विद द बार्टर सिस्टम। और ये प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम के साथ थी, जिसकी वजह से मनी को इवॉल्व किया गया। इट हैज़ अलाउड टू परचेज एंड सेल टू बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। आप किसी भी व्यक्ति के साथ, पहले क्या होता था कि लिमिटेड लोग आपस में एक दूसरे की सोसाइटी में होते थे, तो लिमिटेड ही लोगों के बीच में गुड्स का आपका ट्रांसफ़र होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंटली आप किसी भी व्यक्ति के पास जाके, किसी से भी जाके अपना पैसे देकर गुड्स को ले सकते हो। चाहे आप किसी दूसरे शहर में जाओ तो वहाँ पर भी आप पैसे देकर गुड्स ले सकते हो। अपने शहर में हो, अपनी सोसाइटी में हो, तो वहाँ भी गुड्स को पैसा देकर गुड्स ले सकते हो। तो गुड्स को लेते समय अब मनी के बेसिस पर आप इंडिपेंडेंट हो। अगला है मनी हैज़ नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मनी में ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की पावर नहीं होती। मनी तो एक फैक्टर है आपकी गुड्स को एक्सचेंज कराने का, बट इट कमांड्स पावर टू परचेज दोज थिंग विच हैव यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लेकिन
लेकिन ये हमारी पावर को कमांड देती है, मतलब जो हमारी परचेजिंग पावर है, जो हम खरीदना चाहते हैं, ये हमें खरीदने के लिए मजबूर करती है। ठीक है, हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो पावर, जो मनी है वो हमें पावर देगी, हमें शक्ति देगी कि जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं हम खरीद लें, और वो चीज़ खरीदने के बाद हम अपनी वांट सेटिस्फाई करते हैं। मतलब कॉमोडिटी आपकी वांट सेटिस्फाई करेगी, मनी सेटिस्फाई नहीं करेगी। मनी आपको उस कॉमोडिटी को खरीदने में मदद करेगी जिस कॉमोडिटी से आपको अपनी वांट सेटिस्फाई करनी है। मनी तो सिर्फ क्या है, एक पावर देती है आपको चीज़ों को खरीदने का। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट, मेजर ऑफ वैल्यू, जिसको हम यूनिट ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। मनी क्या है, मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। कॉमन डिनोमिनेशन का मतलब, एक मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ का नोट है, वो 10 रुपीज़ का नोट जितनी वैल्यू आपको देता है उतनी वैल्यू वो सामने वाले को भी देगा, जिससे आप गुड्स एक्सचेंज करोगे। तो मनी की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, चाहे वो 10 रुपीज़ का नोट आपके पास हो अभी, या फिर वो दूसरे के पास चला जाए तो उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ उसके लिए भी उतनी होगी। तो मनी क्या है, बेसिकली कॉमन डिनोमिनेशन है इन विच वैल्यूज़ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस। अगर आपको किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू को एक्सप्रेस करना है तो मनी आपको हेल्प करेगी उसको वैल्यू में एक्सप्रेस करने में। अब जैसे मान लीजिए आप मार्केट में वेजिटेबल लेने जाते हैं, तो वेजिटेबल, मान लीजिए आपको कुछ वेजिटेबल लेनी है 1 किलो या 2 किलो, तो वो उसकी वैल्यू कितनी है वो मनी आपको बताएगी, मनी उसकी वैल्यू एक्सप्रेस करेगी। मनी फैक्टर हेल्प करेगा उस कॉमोडिटी की वैल्यू को एक्सप्रेस करने में कि उसकी वैल्यू कितनी है। बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ सिंगल यूनिट इट बिकम्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशो। मान लीजिए अगर किसी भी कॉमोडिटी की वैल्यू गिर जाती है, मान लीजिए कुछ कॉमोडिटी ऐसी होती है जिनके समय के हिसाब से साथ साथ उनकी वैल्यू गिर जाती है। अब जैसे मान लीजिए वेजिटेबल है, अब वेजिटेबल को मान लीजिए कोई वेजिटेबल सेलर है, उसको 1 या 2 या 3 दिन हो गए वेजिटेबल रखे हुए, अब 3 दिन के बाद उस वेजिटेबल की वैल्यू जो होगी ना वो धीरे धीरे क्या होगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो मनी जो है ना वो हमें एक बेटर एक्सचेंज रेशो भी देता है। एक्सचेंज रेशो का मतलब कि अगर आप सामने वाले को पैसे, किसी वस्तु से कोई चीज़ खरीद रहे हो सामने वाले से कॉमोडिटी, उस कॉमोडिटी की वैल्यू जितनी गिर गई है उस गिरी हुई वैल्यू को भी मनी एक्सप्रेस कर देगा कि इसकी वैल्यू पहले इतनी थी और अब गिर के इतनी हो गई है, तो आप उसे उतने रुपए दे के एक्सचेंज कर सकते हो। मान लीजिए वेजिटेबल की वैल्यू पहले 30 रुपीज़ थी आज से 2-3 दिन पहले, अब वो 3 दिन के बाद जब वेजिटेबल सेलर उससे बेच नहीं पाया तो उसने उस वैल्यू को 20 रुपीज़ की बजाय 10 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया ताकि वो बिक जाए। ठीक है, वेजिटेबल की वैल्यू गिर गई 3 दिन के बाद, मान लीजिए पुरानी हो गई वेजिटेबल, तो उसकी वैल्यू को आप एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब एक्सचेंज करने में मदद करती है मनी आपको कि अब उसकी वैल्यू 20 नहीं है 10 है, तो ये एक्सचेंज रेशो हो गया। एंड रेशो बिटवीन देम एंड कंपेयरिंग देयर प्राइसेस। और आप, एक तो ये हो गया एक्सचेंज, मतलब जो वैल्यू उसकी गिरी है, गिरने के बाद आपको वही वैल्यू पे करनी है जो उसकी वैल्यू गिर गई है, वो मनी आपको बताएगी कि इसकी वैल्यू पहले 20 थी अब इसकी वैल्यू 10 हो गई है, वो हो गया एक्सचेंज रेशो। दूसरा, जब आपके सामने एक ही तरह की 3-3, 4-4 चीज़ें हों, जैसे मान लीजिए कि वेजिटेबल हैं, अब 5 सेलर बैठे हुए हैं, वेजिटेबल सेलर 5 आपके सामने वेजिटेबल सेलर बैठे हुए हैं और पांचों के पास वो चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। अब लेना आपको एक से है, लेकिन अब आप क्या कर सकते हो, उन सभी से आप कंपेयर कर सकते हो कि सभी के पास जो वो कॉमोडिटी रखी है सब उसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं। मान लीजिए आपको टोमेटो लेने हैं, टोमेटो एक सेलर कह रहा है भाई 30 रुपीज़, एक कह रहा है 25, एक कह रहा है 20, तो सब वैल्यू अपनी अलग अलग बता रहे हैं। तो इसका मतलब आप कॉमोडिटी लेते समय 2 या 3 या 4 लोगों से उस कॉमोडिटी की वैल्यू को लेकर आप कंपैरिजन कर सकते हो कि किस कॉमोडिटी की वैल्यू मार्केट में कितनी है। तो वैल्यू, कॉमोडिटी की वैल्यू गिरने के बाद उसका एक्सचेंज रेशो, कोई वैल्यू अगर गिर जाती है, या फिर उस कॉमोडिटी को दूसरी कॉमोडिटी से कंपेयर करने में कि उस कॉमोडिटी की वैल्यू वो सेलर कितना दे रहा है और ये वाला सेलर कितना दे रहा है, 2 सेलर ने कॉमोडिटी की वैल्यू कितनी रख रखी है आप कंपेयर कर सकते हो। अगला है आपका, अब आ जाते हैं सेकेंडरी फंक्शन के ऊपर। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी से कोई चीज़ बोरो की, आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, तो मनी में इतनी पावर होती है कि आप उस पैसे को अगर बाद में भी दोगे ना तो वो पैसे उतनी ही वैल्यू रखेंगे बाद में पेमेंट करते समय। मान लीजिए आपने 10 दिन के लिए किसी से उधार ले लिया किराने का सामान, ग्रॉसरी का सामान, तो 10 दिन के बाद मान लीजिए आप उसको पेमेंट करने जाते हो ग्रॉसरी की, तो जो ग्रॉसरी की वैल्यू आप उसको पे करोगे वो मनी उतनी ही इंपॉर्टेंट रखेगी अगर वो 10 दिन पहले आप उसको पेमेंट कर देते या अगर आप 10 दिन बाद उसको पेमेंट कर रहे हो। तो मनी की जो मनी वर्थ रखती है ना, जो मनी अपने अंदर, जो करेंसी अपने अंदर एक वैल्यू लेकर चलती है, वो वैल्यू बदलती नहीं है, वो वैल्यू सेम रहती है, चाहे आप 10 दिन बाद पेमेंट करो या सेम टाइम पे पेमेंट करो। तो फ्यूचर पेमेंट, बिकॉज अब ये ऐसा क्यों है, मनी के किस लिए हमारी हेल्प करती है, क्योंकि आज के समय में अगर हम आज का दौर देखें, करंट सिनारियो देखें, तो एवरी डे मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। आज के समय में लाखों करोड़ों की संख्या में ऐसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हमारे कंट्री में होती हैं जो आपकी
इमीडिएट, जिनमें इमीडिएट पेमेंट नहीं होती, पेमेंट 10 दिन बाद या 15 दिन बाद होती है। तो मनी इनकरेजेस सच ट्रांजैक्शन, मनी इस तरह की ट्रांजैक्शन को इनकरेज करती है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि आज नहीं तो कल पैसे आ जाएंगे और पैसे की वैल्यू मेरे लिए आज भी उतनी है, कल भी उतनी रहेगी और कल आएंगे तो पैसे। तो मनी इनकरेज सच ट्रांजैक्शन एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से क्रेडिट बेसिस पर, अगर मान लीजिए क्रेडिट बेसिस पर ट्रांजैक्शन चलें कि आज आपने सामान खरीदा, 10 दिन बाद आप पेमेंट करें, तो उससे होगा क्या कि कंट्री में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को सुविधा मिल रही है उधार लेने की, पैसे की वजह से आप सामान पहले ले सकते हैं, पैसे बाद में दे सकते हैं। तो उससे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी, तो कंट्री में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा अपनी इंडस्ट्री में। तो ज़्यादा पैसे लगाने से क्या होता है, कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो पॉसिबल ही है। तो जो ये मनी के अंदर एक फीचर होता है कि आप उसको डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं, बाद में पेमेंट कर सकते हैं, गुड्स को खरीदने के बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी बाद वाली पेमेंट के लिए क्रेडिट बेसिस पर जो पेमेंट चलती है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इट हैज़ सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन। आपको किसी से कोई पैसा उधार लेना है या किसी को पैसा उधार देना है तो मनी ये फीचर लेके चलती है कि आप किसी को पैसे उधार देंगे, उधार दे सकते हैं और बाद में वो पैसा रिकवर भी कर सकते हैं। पैसे की वैल्यू उतनी ही रहेगी, मतलब जो मनी के अंदर, जो करेंसी के अंदर उसकी वैल्यू है वो उतनी रहेगी। इट हैड लेड टू द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होता है कि कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम बनता है, आपके नए नए इंस्टीट्यूशंस बनते हैं जो लोगों को लोन के लिए पैसा देते हैं। अब मान लीजिए किसी को ये पता चल जाए कि हाँ मनी का इवोल्यूशन आ गया है और मनी से आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को कुछ बेनिफिट्स के लिए पैसा उधार दे सकते हो। तो इस तरह की संस्थाएं बनने लगेंगी लोगों को पैसा उधार देने के लिए जिनके पास पैसा है, फिर बाद में वो पैसा अपना रिकवर कर लेंगी बेनिफिट्स के साथ। तो मनी क्या करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बनाती है, ठीक है, और प्लस बोरोइंग और लैंडिंग को ईजी बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी अगर आपके पास है, आपके पास मनी है तो आप मनी को स्टोर कर सकते हो, अपने घर पर रख सकते हो, आप इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक में जमा करके रख सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रेजेंट में परचेजिंग पावर है आप उसको फ्यूचर में ले जा सकते हो। देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिखी हुई है, ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। आप अपनी मनी के ज़रिए जो प्रेजेंट में आपकी परचेजिंग पावर है उस परचेजिंग पावर को वहीं स्टॉप करके आप उसे फ्यूचर में भी ले जा सकते हो, और तभी पॉसिबल होगा जब आप स्टोर ऑफ वैल्यू करोगे, मतलब मनी को स्टोर करोगे, ठीक है। तो वैल्यू को स्टोर करने से क्या होगा कि वैल्यू का मतलब मनी को स्टोर करने से क्या होगा कि आप अपनी प्रेजेंट की पावर को स्टॉप करके उसे फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो। आज नहीं तो मनी को यूज़ कल कर सकते हो, कल या परसों कर सकते हो खरीदने के लिए। चलिए अब हम एडवांटेज पढ़ते हैं इसके कि जो वैल्यू को स्टोर करना होता है, जो मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, मनी करेंसी को अपने पास स्टोर करके रखते हैं, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। मनी इज़ अवेलेबल इन द फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन। पहली बात कि आपको मनी जो होती है वो फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन मिलती है, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100, 200, 500, 1000, अलग अलग डिनोमिनेशन मिलती है। आपको लगता है कि छोटे डिनोमिनेशन घर के रेगुलर खर्चों के लिए यूज़ कर सकते हो तो घर में रख लो, बड़े डिनोमिनेशन थोड़े रिस्की लगते हैं तो आप बैंक में जमा कर दो। मनी इज़ ईजिली पोर्टेबल। मनी को आप आसानी से ईजिली कैरी कर सकते हो, अपने जेब में, पॉकेट में, पर्स में, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। और इसको कैरी करने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल, बहुत ही ईजी होता है, इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा इस पर खर्चा नहीं आता। हाँ अगर आप बैंक में जमा करते हो तो बैंक में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, लेकिन साथ के साथ कुछ सर्विस चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। तो बेसिकली मनी को स्टोर करना इकोनॉमिकल है आज के समय में। मनी हैज़ द मेरिट ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि मनी को अगर हम अपने पास रखते हैं और किसी और को देते हैं तो दोनों के लिए मनी की वैल्यू उतनी रहेगी, चाहे हमारे पास रहे चाहे किसी और के पास रहेगी वो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। हर कोई उसे आज के समय में एक्सेप्ट कर लेता है। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच सीम टू बी इन टर्म्स ऑफ गुड्स। सेविंग इन टर्म्स ऑफ मनी आर मच सिक्योर देन इन टर्म्स ऑफ गुड्स। मनी को गुड्स के मुकाबले स्टोर करना ज़्यादा सही रहता है, सेफ़ रहता है, क्योंकि पहले के टाइम में जब बार्टर सिस्टम था तो उसमें क्या होता था कि मान लीजिए आपने किसी से गुड्स खरीदा, अब उस गुड्स को आपको महीने, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन में आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। आप उसे 6 महीने तक या साल भर तक आगे फ्यूचर में उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। पेरिशेबिलिटी नेचर होने की वजह से या लेस ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से उसको आपको कंज्यूम करना ही पड़ता था। लेकिन मनी में एक लॉन्ग टर्म तक वैल्यू रखने की पावर होती है। आप मनी को 1 साल, 2 साल, 5 साल भी रखें तब भी उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी, और उसकी वैल्यू उतनी रहेगी, उसकी परचेजिंग जो उसके अंदर जो पावर है परचेज़ करने की कमोडिटी को वो उतनी रहेगी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, इट रेफर्स टू द ट्रांसफर द वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल एंड इमूवेबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ट्रांसफर वैल्यू का मतलब मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि जितनी भी हमारी ड्यूरेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मान लीजिए मशीनरी हो गया या लैंड हो गया या बिल्डिंग हो गया, इनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं एग्जांपल लूँ जैसे चंडीगढ़ का, और मैं अम्बाला का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि अम्बाला में बैठे हुए एक व्यक्ति ने
चंडीगढ़ की किसी प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लिया, प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में ही है, लेकिन उसने क्या किया, अंबाला में बैठे बैठे उसने चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लिया, तो चंडीगढ़ की जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल हो गई और उसकी वैल्यू जो है वो अंबाला ट्रांसफ़र हो गई। इसका मतलब मनी में ऐसी पावर होती है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल थिंग्स की वैल्यू को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। अब अंबाला में बैठा हुआ व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है, उसकी वैल्यू है तो वो फिजिकली तो वो वहीं प्रॉपर्टी चंडीगढ़ में है, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ पहुँच गई, अंबाला में पहुँच गई। तो थ्रू द मनी एनीबडी कैन सेल हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी एट एनी पर्टिकुलर प्लेस एंड बाय अ प्रॉपर्टी एट सम अदर प्लेस। इसका मतलब मनी के बेसिस पर कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मशीनरी हो चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, कहीं भी खरीद सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा भी सकता है, उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। तो मनी के जो ये फंक्शंस हमने पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी, इन फंक्शंस को मिलाकर ही मनी की डेफिनेशन बनती है। जैसा कि देखो ऊपर लिखा हुआ है, मनी इज़ अ मैटर ऑफ फंक्शंस 4। मनी एक ऐसा मैटर है जो चारों फंक्शन से मिलकर, अपने चारों फंक्शन से मिलकर बनता है। अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ मेजर ऑफ वैल्यू, अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस जो होते हैं मनी के, ये फंक्शन से मिलकर मनी की डेफिनेशन बनती है। ये था आपका क्लास नंबर 24 फंक्शन ऑफ मनी। इसमें हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़े। प्राइमरी फंक्शन में हमने पढ़ा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस में हमने पढ़ा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर वैल्यू, और स्टोर वैल्यू के साथ उसकी एडवांटेज पढ़ी, और लास्ट में हमने एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा जिसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो ये थे आपके मनी के फंक्शंस जो हमने क्लास नंबर 24 में पढ़े। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.